नमस्कार साथियों, राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ एक बार फिर हम आज उपस्थित हैं। आज का वीडियो में जो हमने क्वेश्चंस लिए हैं वो है बीएसटीसी 2016, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इस बीएसटीसी 2016 में एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि बादशाह का मेला कहाँ पड़ता है। जैसे मित्रों, सीधा सा इसका उत्तर रहता है कि बादशाह मेला जो है ये कहाँ बढ़ता है, तो बादशाह मेला है ये बढ़ता कहाँ पर है, ये ब्यावर में बढ़ता है, ब्यावर में। और ब्यावर किस जिले में है? अजमेर में है। बादशाह का मेला ब्यावर अजमेर में बढ़ता है। और यहाँ आपने साथ में ये ध्यान रखेंगे कि ये एक ऐसा मेला है जिसमें सवारी है वो सवारी ट्रक पे निकाली जाती है। बाकी राजस्थान में कोई भी ऐसा मेला नहीं है जिसमें ट्रक पे सवारी निकाली जाती हो, केवल बादशाह के मेले को छोड़कर। बादशाह के मेले में सवारी किस पे निकाली जाती है? ट्रक पे निकाली जाती है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही ये जो ट्रक है, इस ट्रक के आगे नृत्य करता हुआ कौन चलता है? बीरबल चलता है। बीरबल इस ट्रक के आगे नृत्य करता हुआ चलता है। और बीरबल कौन सा नृत्य करता है? ये नृत्य कहलाता है मयूर नृत्य। मयूर नृत्य है वो करता हुआ चलता है। तो एक बार साथियों ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि मयूर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। तो मयूर नृत्य ब्यावर का है और ये किस अवसर पे होता है? ये बादशाह के मेले पर होता है, ये हम ध्यान रखेंगे। बादशाह के मेले पर मयूर नृत्य होता है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन कि बादशाह मेला ब्यावर अजमेर में, और सवारी निकाली जाती है ट्रक पे। ट्रक पे के आगे बीरबल, बीरबल कौन सा? मुगल बादशाह अकबर का के दरबार में जो रहता था उसका प्रतीक बनाया जाता है। वो बीरबल क्या है कि ट्रक के आगे नृत्य करता हुआ चलता है। और वो जो नृत्य करता है वो कौन सा नृत्य कहलाता है? मयूर नृत्य कहलाता है। इसके अलावा अपने को ध्यान रखना है कि राजस्थान में एक बादशाह दुर्ग भी है। बादशाह दुर्ग कहां पर है? तो बादशाह दुर्ग है बयाना। बयाना का जो दुर्ग है, बयाना कहाँ है? भरतपुर में है। इस बयाना के दुर्ग को क्या कहते हैं? बादशाह का दुर्ग भी कहते हैं। बयाना के दुर्ग को क्या कहते हैं मित्रों? बादशाह का दुर्ग भी कहा जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। और इस पहले क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन है कि सास बहू का मंदिर कहाँ है? सास बहू, देखिए सास बहू का मंदिर है वो नागदा उदयपुर में है। नागदा उदयपुर में सास बहू का मंदिर है। यहां मित्रों ध्यान रखना है कि ये कोई सास बहू का मंदिर नहीं है, परंतु इसे सहस्र बाहु, हजारों भुजाओं वाला मंदिर कहा जाता है। सहस्र बाहु मंदिर कहा जाता था, और इसलिए सहस्र बाहु का जो अपभ्रंश है वो सास बहू के रूप में प्रसिद्ध हो गया। तो सास बहू का मंदिर नागदा में है, और ये मूलतः सहस्र बाहु मंदिर है, हजारों भुजाओं वाला मंदिर इसको कहा जाता है। इसके साथ में अपने ध्यान रखेंगे कि मेवाड़ का जो गुहिल वंश है, मेवाड़ का गुहिल वंश राजस्थान का सबसे प्राचीन वंश माना जाता है। और इस वंश की स्थापना कब होती है? स्थापना 566 ईस्वी में की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? गुहिल के द्वारा की जाती है। गुहिल नाम के व्यक्ति है, गुहादित्य नाम का व्यक्ति है, गुहिल अथवा गुहादित्य, उनके द्वारा की जाती है। और ये गुहिल वंश है, ये अपनी पहली राजधानी किसको बनाते हैं? अपनी पहली राजधानी है वो किसको बनाते हैं? नागदा को बनाते हैं। गुहिल वंश की पहली राजधानी नागदा रही है। और इस नागदा को दिल्ली के सुल्तान थे इल्तुतमिश, गुलाम वंश के सुल्तान है इल्तुतमिश। इन इल्तुतमिश ने नागदा को नष्ट कर दिया था। इन्होंने आक्रमण किया और नागदा को नष्ट कर दिया। और नागदा को नष्ट करने के बाद ये जो
गुहिल वंश है, या ये हम कहते हैं मेवाड़ है, क्योंकि कहां का वंश है? गुहिल वंश मेवाड़ का है। तो मेवाड़ अथवा गुहिल वंश है। इसने नागदा नष्ट होने के बाद अपनी राजधानी किसको बनाया है? चित्तौड़गढ़ को बनाया है। तो प्रारंभिक राजधानी कौन सी है? नागदा है। और एक बार ऐसा क्वेश्चन आया है मित्रों कि चित्तौड़गढ़ को सबसे पहले अपनी राजधानी किसने बनाया? तो चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाने वाला था वो महारावल जेतर सिंह था। जेतर सिंह है, इन्होंने क्या किया था? चित्तौड़गढ़ को मेवाड़ की राजधानी बनाया था। और प्रारंभिक राजधानी जो नागदा है, ये सबसे पहले नागदा राजधानी रही है। तो नागदा से संबंधित ये अन्य क्वेश्चन भी पूछे जाते, इन पे ध्यान रखेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ये इतिहास प्रसिद्ध घटनाएं हम सभी को पता रहती हैं। ये पूरा क्वेश्चन था, इसकी पूरी जो लैंग्वेज ये थी कि पन्नादाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर किस राजकुमार की जान बचाई थी? या ये क्वेश्चन था, किस राजकुमार की जान बचाई यानी रक्षा की? अब देखिए मित्रों, पन्नादाय है, ये इतिहास में किस लिए प्रसिद्ध है? इतिहास में ये स्वामी भक्ति के लिए प्रसिद्ध है। स्वामी भक्ति है। इस स्वामी भक्ति में अपने पहले भी बात की है कि स्वामी भक्ति के लिए सर्वाधिक जो प्रसिद्ध हैं राजस्थान में दो व्यक्ति हैं, एक पन्नादाय और दूसरे कौन है? अजीत सिंह के काल में कौन थे? दुर्गादास राठौड़ है। ये दुर्गादास राठौड़ मारवाड़ में रहे हैं और मारवाड़ के शासक अजीत सिंह के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया है। हालांकि अजीत सिंह पहले की वीडियो में आपने देखा है इनकी कहानी कि अजीत सिंह क्या करते हैं कि इनको राजा बनने के बाद 30 वर्षीय युद्ध करते हैं ये राजा बनाने के लिए अजीत सिंह को। अजीत सिंह जब शासक बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं मारवाड़ के, तो वो दुर्गादास राठौड़ को देश निकाला दे देते हैं। और दूसरी है पन्नादाय, ये मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह की रक्षा करती है। मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह है, इनकी रक्षा करती हैं। तो इसका सीधा उत्तर तो है उदय सिंह। अब देखिए मित्रों, अपने ये कहानी देखते हैं कि पन्नादाय है, ये दाई मां है किसकी? उदय सिंह के। उदय सिंह कौन था? मेवाड़ का राजकुमार था। और पन्नादाय का पुत्र था चंदन। पन्नादाय का पुत्र कौन है? चंदन है। अब पन्नादाय दाई मां क्या होती थी? जो राजकुमारों को अपना दूध पिलाकर बड़ा करती थी, वो दाई मां थी। और इसलिए क्या कि उदय सिंह पन्नादाय है, वो उदय सिंह के महल में ही रहती थी, इसके महल में रहती थी। और यहाँ ये अपने पुत्र प्लस उदय सिंह को दूध पिलाकर पाल पोस रही थी, बड़ा कर रही थी, बच्चे थे। और ये बात है साथियों, वो है 1535 की। और 1535 में क्या होता है? 1535 ईस्वी में मेवाड़ के शासक है विक्रमादित्य। और ये विक्रमादित्य कौन है? ये विक्रमादित्य है, ये उदय सिंह के बड़े भाई थे। उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य 1535 में मेवाड़ के शासक थे। और उदय सिंह है, ये छोटे थे। आपने जैसे पहले भी देखा है, आगे भी देखेंगे कि चित्तौड़गढ़ का जो दूसरा शाखा होता है, इस दूसरे शाखे में क्या होता है? 1535 में रानी करमवती हैं, वो जौहर कर लेती हैं और राजपूत यहाँ क्या करते हैं? केसरिया करते हैं। और इस समय शासक विक्रमादित्य है, परंतु विक्रमादित्य और उदय सिंह को रानी करमवती इस जौहर अथवा शाखे से पहले ही कहां भेज देती है? इनके ननिहाल भेज देती है। और ननिहाल कहां है? ननिहाल है बूंदी में, बूंदी भेज देती है। अब वापस विक्रमादित्य जी, क्योंकि यहाँ बहादुर शाह आक्रमण करता है गुजरात का, वो यहाँ से लूटपाट करता है और फिर चला जाता है, यहाँ अधिकार नहीं रखता, तो वापस विक्रमादित्य है वो यहाँ के शासक बनते हैं। अब रानी करमवती जो इसकी संरक्षिका थी, वो उसकी भी मृत्यु हो गई है, जौहर कर लिया है उसने। तो इनके कोई ठोस आधार वाला व्यक्ति नहीं था जो शासन चला सके। तो इसी समय क्या है कि एक दासी पुत्र था बनवीर। ये दासी पुत्र बनवीर क्या करता है? बनवीर है
बनवीर ये दासी पुत्र था और ये उड़ना राजकुमार था पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया जो महाराणा सांगा का बड़ा भाई था, इसका औरस पुत्र था, औरस पुत्र था। अब औरस पुत्र क्या होता है? औरस पुत्र वो होते हैं जो दासियों से उत्पन्न हो जाते हैं किसी भी शासक अथवा राजकुमार के। तो उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया था, इसका दासी पुत्र था बनवीर, और ये 1535 में क्या करता है, इस विक्रमादित्य की हत्या कर देता है। और हत्या करके फिर ये उदय सिंह के महल में पहुंचता है। पन्नादाई जो है, इनको पहले से ये पता था कि राजकुमारों के लिए खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि बनवीर एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। और ये विक्रमादित्य की हत्या करने के तुरंत बाद उदय सिंह के महल में पहुंचता है, और जब उदय सिंह के महल में पहुंचता है तो ये खून से सनी हुई तलवार अपने हाथ में लिए हुए, और तुरंत महल में पहुंचते ही पन्नादाई से पूछता है कि उदय सिंह कहां है। और इतने में ही पन्नादाई ये समझ जाती है कि ये जो बनवीर है ये उदय सिंह की हत्या करेगा। तो वो यहां चंदन और उदय सिंह दोनों सो रहे थे, तो वो चंदन की तरफ इशारा कर देती है कि ये है उदय सिंह, और बनवीर तुरंत वार करता है तलवार से, चंदन की हत्या करता है और वहां से निकल जाता है गुस्से में, क्योंकि वो वहां का शासक बनना है। और उसे लगता है कि ये दो ही वारिस थे, विक्रमादित्य और उदय सिंह, और दोनों की मैंने हत्या कर दी है, अब मैं शासक बन जाऊंगा। अब क्या करती है पन्नादाई, इस उदय सिंह को जैसे तैसे अब पतलों में डालकर, पतल क्या है कि ये जूठे बर्तन, जूठे कागज, ये इसके पेड़ों के पत्तों की जूठन होती थी, जूठन में छिपाकर इन उदय सिंह को पहुंचा जाती है कहां पे, कुमलगढ़। कुमलगढ़ है, यहां पर पहुंचा जाती है, और कुमलगढ़ के किले के किलेदार है आशा देवपुरा। इन आशा देवपुरा की देखरेख में उदय सिंह का पालन पोषण होता है। और कुछ समय बाद पन्नादाई भी कुमलगढ़ पहुंच जाती है। जैसे ही पता चलता है मेवाड़ के सरदारों को, क्योंकि मेवाड़ के सरदार पहले से ही बनवीर शासक बन गया यहाँ, परंतु मेवाड़ के जो सरदार है, सामंत है, वो बनवीर से रूठ थे, पर शासक होने के कारण कुछ बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि बनवीर एक दासी पुत्र था, और एक दासी पुत्र हमारे पे राज करे ये किसी को गवारा नहीं था। तो जैसे ही उदय सिंह की जानकारी मिलती है कि उदय सिंह जीवित है और कुमलगढ़ में है, जो मेवाड़ के सरदार है वो एक एक करके कुमलगढ़ दुर्ग पहुंचने शुरू हो जाते हैं। और 1537 में उदय सिंह का राज्याभिषेक होता है, और फिर उदय सिंह 1540 में पुणे चित्तौड़ पर अधिकार करके मेवाड़ पर अपना शासन स्थापित कर लेता है। इस प्रकार से पन्नादाई के बलिदान की कहानी है कि अगर उस दिन वो उदय सिंह को नहीं बचाती तो ये मेवाड़ का जो राजवंश है ये समाप्त हो जाता। और इसलिए पन्नादाई इतिहास में स्वामी भक्ति के लिए प्रसिद्ध है। इसके पीछे की पूरी कहानी ये है। इस पर अलग अलग तरह से क्वेश्चन राजस्थान जीके में बहुत ही बार पूछे गए हैं, तो ये अपने ध्यान रखें अच्छे से। अब इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है मित्रों, वह है कि वालर नृत्य। वालर नृत्य है, ये किस जनजाति का है? वालर नृत्य किस जनजाति का है? तो वालर नृत्य पर 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मित्रों। एक तो ये सीधा सा क्वेश्चन है कि किस जनजाति का है, तो ग्रासिया, ग्रासिया जनजाति का है ये। दूसरा कि ये किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है, तो ग्रासिया कहां पाई जाती है सबसे ज्यादा? सिरोही जिले में। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अलग अलग अब तक राजस्थान जीके में सबसे अधिक लोक नृत्यों में पूछा गया है, वो ये पूछा गया है कि राजस्थान का एकमात्र नृत्य है, एकमात्र नृत्य जो क्या है, बिना वाद्य यंत्रों के किया जाता है। राजस्थान का एकमात्र नृत्य जो बिना वाद्य यंत्रों के किया जाता है वो कौन सा नृत्य है? वो वालर नृत्य है मित्रों। वालर नृत्य राजस्थान का एकमात्र नृत्य है जो बिना वाद्य यंत्रों के किया जाता है। ये आप अच्छे से ध्यान रखेंगे और ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है। तो इस पे 3 क्वेश्चन, ग्रासिया जनजाति का, सिरोही क्षेत्र का और एकमात्र राजस्थान का लोक नृत्य है जो बिना वाद्य यंत्र के
किया जाता है तो ये वालर रहता है। धीमी गति में किया जाता है, ये धीमे लय में किया जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज और जयचंद के मध्य वैमनस्य का क्या कारण था। ये 2016 बीएसटीसी के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, हम सभी को पता है। और इसमें ये पूछा गया था कि पृथ्वीराज कौन है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो अजमेर का शासक है, और जयचंद गढ़वाल है, कनौज का है। और ये दोनों वैसे मौसेरे भाई हैं। क्या है? दोनों मौसेरे भाई हैं। इनके मध्य वैमनस्य का कारण क्या था? देखिए मित्रों, इनके मध्य वैमनस्य के दो कारण थे, परंतु यहां हमें ऑप्शन देखकर उत्तर देना है। तो यहां क्या है कि महिलाओं के नाम दिए गए थे कि पृथ्वीराज और ये जो जयचंद है, इनके मध्य वैमनस्य का कारण क्या था? तो सहयोगिता थी। सहयोगिता कौन थी? तो यहां अपने ध्यान रखेंगे कि सहयोगिता है, ये जयचंद की पुत्री थी। जयचंद की पुत्री थी सहयोगिता। और यहां अपने ध्यान रखेंगे कि जयचंद और पृथ्वीराज है, वो क्या है? मौसेरे भाई हैं। और पृथ्वीराज है, ये पृथ्वीराज सहयोगिता से प्रेम करने लगता है। पृथ्वीराज सहयोगिता का प्रेम हो जाता है, और ये जब इनसे प्रेम करने लगता है और जब इसके बारे में जयचंद को पता चलता है तो जयचंद क्या करता है? जयचंद पृथ्वीराज से नाराज हो जाता है, और नाराज होकर वो क्या करता है? सहयोगिता का स्वयंवर रचता है। स्वयंवर रचता है, यानी तात्पर्य इसका क्या है कि वो क्या करता है कि सहयोगिता का विवाह करने के लिए, योग्य वर चुनने के लिए आसपास के राजाओं और राजकुमारों को आमंत्रित करता है। और स्वयंवर में हम सभी को पता रहता है कि क्या होता है कि जो राजकुमारी है उसको जो भी राजकुमार अथवा राजा पसंद आता है, उसके गले में जब वो माला डाल देती थी तो उसी से उसका विवाह कर दिया जाता था। यानी स्वयंवर रचते हैं। अब स्वयंवर इन्होंने रचा है, परंतु जयचंद ने पृथ्वीराज को नहीं बुलाया है। पृथ्वीराज को नहीं बुलाया, यहां तक तो सही है, परंतु आगे वो क्या करता है? वो इसमें पृथ्वीराज को क्या कि अपमानित करने के लिए एक पृथ्वीराज की पत्थर की मूर्ति बनाता है। और ये पत्थर की मूर्ति जो है, इस मूर्ति को जो स्वयंवर जहां रचा जा रहा है उसके द्वार पर लगवा देता है। और द्वार पर लगाने का तात्पर्य कि पृथ्वीराज क्या है? हमारा द्वारपाल है, यानी हमारा रक्षक है। द्वारपाल की भूमिका में उसको दर्शाता है कि सभी राजा आ रहे हैं, ये द्वार की रक्षा कर रहा है। यानी एक राजा को द्वारपाल के रूप में दर्शाने के लिए वो मुख्य द्वार पर जहां स्वयंवर रचा जा रहा है उस पर क्या करता है? उस पर पृथ्वीराज की मूर्ति स्थापित कर देता है, रखवा देता है, पत्थर की मूर्ति। पृथ्वीराज को जब पता चलता है तो पृथ्वीराज क्या है कि सेना सहित जाने का प्रयास करता है। इसी बीच सहयोगिता जब स्वयंवर स्थल पे आती है और वो देखती है कि पृथ्वीराज की मूर्ति यहाँ लगी हुई है, तो ये सहयोगिता इस पृथ्वीराज की मूर्ति पर के माला डाल देती है। और सहयोगिता इस पृथ्वीराज की मूर्ति की माला डाल देती है और पृथ्वीराज सेना लेकर आता है और सहयोगिता को ले जाता है और सहयोगिता से विवाह कर लेता है। ये सहयोगिता की और पृथ्वीराज की प्रेम कहानी थी, और इसी सहयोगिता के कारण जयचंद और पृथ्वीराज चौहान तृतीय में वैमनस्य था। ये हमारे क्वेश्चन का उत्तर। इसके अलावा मित्रों एक और वैमनस्य था, वो ये था कि जयचंद और पृथ्वीराज चौहान तृतीय दोनों दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर के क्या थे? नाती थे, या हम सामान्य शब्दों में कहें तो कि दोहिते थे, यानी इनकी बेटियों के पुत्र थे। अनंगपाल तोमर है, उनकी कोई पुत्र नहीं था, और ये दो दोहिते थे जो अलग अलग जगह के दोनों शासक थे। एक कनौज का था और दूसरा अजमेर का था।
अब इन दोनों को ही पता था कि हमारे जो नाना जी है, इनका राज्य जो दिल्ली का है, वो क्या है कि इनकी मृत्यु के बाद हम में से किसी को मिलेगा। तो दोनों इसके लिए प्रयासरत थे और अंतिम रूप से ये राज्य जो मिला वो पृथ्वीराज चौहान को मिला। इसलिए क्या है कि जयचंद है वो विवंश रखने रखा पृथ्वीराज चौहान तृतीय से। और ऐसा माना जाता है कि ये दो कारण, एक सहयोगी था, दूसरा दिल्ली का राज्य, इन दोनों कारणों से वो इतना ज्यादा कुंठित हो गया था कि उसने मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज पर आक्रमण करने के लिए बुलाया था। ऐसा इतिहास में कुछ इतिहासकार मानते हैं मित्रों। तो ये पूरी जयचंद और पृथ्वीराज की कहानी। और आज के वीडियो में इतना ही मित्रों, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद साथियों।